नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी सकबू की गुस्ताखियाँ का दूसरा भाग। इसके पहले आपने सुना कहानी का मुख्य पात्र अपने वकालत के पेशे से रिटायरमेंट के बाद अपनी पुत्री की उम्र की एक नवयुवती से निकाह कर लेता है और जब उसे लेकर घर पहुँचता है तो वहाँ कोहराम मच जाता है। उनकी पहली बेगम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। पूरा घर जंगे मैदान बन जाता है। उनकी नई बेगम इस जंगे मैदान को नियंत्रण में लाने की कोशिश करती है। माहौल को बेहतर बनाने के प्रयास में वह अपने सौतेले पुत्र, जो कि उम्र में उनसे भी बड़ा है, से संवाद कायम करने का प्रयास करती है। देखिए आगे क्या होता है। सकबू के गम को शाहीन ने कुछ ही दिनों में अपनी सेवा उसने प्यार से खत्म सा कर दिया था। इसका अंदाज़ा मुझे सकबू के आने वाले फ़ोन से होता था। वह साजिया की बात तो कहने भर को करता और शाहीन के गुणगान से थकता ही नहीं। मैं मन ही मन कहता, वारे हुस्न, आंखों पर पल में कैसे पर्दा डाल देता है। साजिया को 50 साल साथ रही, साजिया जो 50 साल साथ रही, उसको बुलाने में 50 दिन भी नहीं लगे। मैं सोचता कि उस दिन सकबू मेरी बात मान जाता, कुछ महीने कहीं और रखता शाहीन को, तो आज साजिया भाभी भी जिंदा होती। मगर सकबू ने अपनी जिद में अपने खुशहाल हंसते खेलते परिवार को खुद ही तबाह कर दिया। इस घटना ने मेरे मन में भी सकबू के लिए कहीं कुछ ऐसा पैदा कर दिया था जो कहीं से अच्छा नहीं था। वही सकबू जिससे मेरा साथ 5वीं कक्षा में हुआ था। पढ़ने में वह बहुत तेज था। फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारी और उसके बीच ज़बरदस्त कंपटीशन रहता था। 2-4 नंबरों से ही दोनों आगे पीछे होते रहते थे। पढ़ाई के लिए तो कभी नहीं, लेकिन शैतानियों के कारण शायद ही कोई हफ्ता ऐसा बीतता रहा हो जब हम दोनों को घर और स्कूल में मार ना पड़ती रही हो। हाई स्कूल में पहुंचते पहुंचते हमारी शैतानियाँ उम्र से कहीं आगे की होने लगी। इंटर में थे तभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया। भारत ने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में उसको तहस नहस कर दिया। तब हम दोनों ने ठाना कि हम भी राजनीति करेंगे। नहीं बनना मुझे डॉक्टर इंजीनियर। सकबू के घर वाले उसे इंजीनियर और मुझे मेरे घर वाले डॉक्टर बनाने पर तुले हुए थे, मगर हम अड़े रहे, नहीं बनना। हम दोनों के बीच राजनीति को लेकर बड़ी चर्चा होती। सकबू शास्त्री जी की बात दोहराता, कहता, कितना दम है इनकी बात में कि अगर लेनिनग्राड की जनता अपने देश के लिए भूखी रह सकती है, भूखी रहकर लड़ सकती है, तो भारत की जनता क्यों नहीं। और भारत की जनता अमेरिका के अपमानित PL 470 गेहूं को खाने के बजाय मरना पसंद करेगी। फिर जय जवान जय किसान का नारा देते हुए कहा कि ज़मीन का एक टुकड़ा भी खेती से बचा नहीं रहना चाहिए। रेलवे लाइन के किनारे भी ज़मीन खाली ना रहे, और यही हुआ। हर जगह खेती हुई। बाद के दिनों में सकबू कहता, यार शास्त्री जी ने खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भरता की जो राह पकड़ाई, उसी का परिणाम है कि आज देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर है। लाखों टन अनाज तो लापरवाही में सड़ जाता है। मैं कहता, लोग फिर भी भूखों मर रहे हैं। वह कहता, यह भ्रष्ट व्यवस्था का कमाल है। अगर शास्त्री जैसा कोई आदमी आज प्रधानमंत्री होता तो एक आदमी भी एक टाइम भूखा सो नहीं सकता था। 1965 की वार के वक्त राजनीतिक बनने का जो जोश हम दोनों पर सवार हुआ था, वह जल्दी ही कमज़ोर पड़ गया। इंटर के बाद हम दोनों की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही पहले जितनी हुआ करती थी। वजह यह रही कि अब हम दोनों बाल सुलभ शैतानियों से आगे बढ़कर आवारगी लोफड़ती की तरफ बढ़ चुके थे, कदम बढ़ा चुके थे। अब लखनऊ की गलियों, गंज, नदी किनारे घूमना फिरना हमारी प्राथमिकता में शामिल हो गया था। मैं शुद्ध शाकाहारी परिवार से संबंध रखता था। लहसुन प्याज भी घर में वर्जित था। कायस्थ होने के बावजूद इस मामले में इतनी शक्ति थी कि लोगों को अजीब लगता, सकबू को भी। मुझे मांसाहार का स्वाद सकबू के ही जरिए मिला। सकबू के साथ ही पहली बार सिगरेट पीनी शुरू की। 4 बाग में आज जहाँ एपीसेन गर्ल्स कॉलेज है, पहले वह जुबली गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था। उसी के पीछे रेलवे लाइन है। लाइन और कॉलेज दोनों के बीच नाले की तरह गहरी जगह थी, जहाँ घास झाड़ियों का राज था। तब वहाँ सन्नाटा हुआ करता था।
वहीं हमने और सकबू ने कई रिक्शे वालों के साथ मिलकर गांजा भी खूब पिया। असल में हम दोनों ही आक्रामक स्वभाव के थे, मगर मैं सकबू से 19 पढ़ता था। जब वह फर्स्ट ईयर में था तभी गर्मियों की छुट्टियों में सकबू और मैं अपने अपने गांव गए छुट्टियां बिताने। छुट्टियां बिताकर जब हम दोनों वापस लखनऊ पहुंचे तो अपने साथ गांव के तमाम अनुभव यादें बटोरे आए थे। मिलते ही एक दूसरे को अपने अपने अनुभव बताने लगे। मैंने उसे गांव में अपने बाग में आला पाती जैसे खेल के खेलने, तालाब में नहाने, गुड़ बनते हुए देखने, पेड़ पर झूलने, कबड्डी खेलने आदि जैसे अनुभव बताए। गौर से मेरी बातें सुनने के बाद सकबू ने अपनी तमाम बातें बताईं। उसने जमी दोस्त टर्की के बनने से लेकर उसके लाजवाब स्वाद के बारे में भी खूब मज़े से बताया कि कैसे कैसे उसके एक चचा जान ने पूरी बत्तख बनाई थी। मगर इसके बाद जो बात बताई वह बड़ी विस्फोटक थी। इतना विस्फोटक कि हम दोनों को नए रास्ते पर ढकेल दिया। इतना विस्फोटक कि इसने हम दोनों को नए रास्ते पर ढकेल दिया। ऐसा रास्ता जो किसी लिहाज से सही नहीं कहा जाएगा। ऐसी घटना जिसने हम दोनों को अय्यासी और चोरी के लिए आगे बढ़ा दिया। सकबू ने बताया कि उसका खानदान बहुत बड़ा है। सभी इकट्ठा होते हैं तो संख्या 40 से ऊपर निकल जाती है। बहुत बड़ा हवेली नुमा मकान होने के बावजूद जगह सिकुड़ सी जाती है। इस बार सकबू ने वहाँ अपने एक रिश्तेदार जोड़े को संयोगवशी शारीरिक संबंधों को जीते चरम स्थिति में देख लिया था। उस जोड़े की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी और जब सकबू ने उन्हें एक बार चरम क्षणों को जीते हुए देख लिया तो उसका किशोर मन उसे बार बार देखने को मचल उठा। जब तक वहाँ रहा हर क्षण इसी फिराक में रहा कि कैसे उन्हें उसी चरम हालत में फिर देखे। उसकी यह कोशिश कई बार सफल रही। सकबू ने इसके बाद शारीरिक संबंधों की जो तस्वीर पेश की उससे मैं रोमांचित हो उठा। कुछ ही दिन बाद यह तय हुआ कि जैसे भी हो यह अनुभव लेना ही है। जब बात आगे बढ़ी तो पैसा आड़े आ गया। तब हम दोनों ने अपने अपने घर से पैसों की चोरी की। एक व्यक्ति के माध्यम से टुड़ियागंज पहुंच गए। जिन औरतों से हम मिले वह हमसे उम्र में दुगनी थी, मगर उन्हें पैसा और हमें औरत का शरीर चाहिए था, तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं था। पहला अनुभव कुल मिलाकर ठीक था। हम दोनों मित्र सफल रहे, या कहूँ कि इस सफलता में उन औरतों का हाथ ज़्यादा था। वह हमें अनाड़ी समझ ऐसा अनुभव देना चाहती थी कि हम उनके आदी बनकर बार बार उनके पास पैसा लेकर पहुँचे, और यह हुआ भी। मगर अनुभव मिलते ही सकबू दलाल से बोला, हमें इतनी उम्र की नहीं, हमें हमारी उम्र की चाहिए। दलाल को तो मानो मन की मुराद मिल गई। उसने मुर्गा फंसा जानकर फट से दाम दुगने कर दिए। कहा, जितनी कम उम्र उतना ज़्यादा पैसा। इस बार इतनी कम उम्र की होगी कि आप दोनों जन्नत का मजा लेंगे। उसने ऐसा भड़काया कि हम दोनों बेताब हो उठे। दुगना पेमेंट करने के लिए दुगनी बड़ी चोरी की गई, मगर दलाल ने फिर ठगा। इस बार भी 20 बरस से ज़्यादा की औरतें थीं। हम ठगे गए लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। जन्नत का मजा के नाम पर दुगना पैसा झटक लिया गया। इतना ही नहीं, उस दिन की शाम हम दोनों के लिए और ख़राब भी थी। घर के दोनों चोर पकड़े गए और खूब ठोके गए। सख्त निगरानी शुरू हो गई। हाँ, इतनी गनीमत जरूर रही कि घर वालों को यह पता नहीं चला कि हम दोनों ने यह पैसा वास्तव में कहाँ खर्च किया। बाद के दिनों में जब गांधी जी के बारे में पढ़ा तो मैंने पाया कि शुद्ध वैष्णव परिवार के गांधी जी ने भी किशोरावस्था में मेरी तरह ही एक मुस्लिम दोस्त के साथ ही मांस भक्षण किया था, वेश्यागमन और घर में चोरी भी की। मगर उनमें नैतिक बल था और गलती का एहसास होने पर उन्होंने पिता को सत्य बताकर माफ़ी मांग ली थी। पिता इस गहरे सदमे में सह नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर मुझमें सकबू में इतना नैतिक बल नहीं था कि हम पश्चाताप करते और माफ़ी मांगते। जब मैंने यह पढ़ा था उस वक्त तक हम दोनों वकालत शुरू कर चुके थे। मैंने सकबू से कहा, यार जब जब यह बात याद आती है तो मन पर बड़ा बोझ सा लगता है। अब तो हम लोग एक लाइन पर आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फादर को बताकर माफ़ी मांग लूँ, रिलैक्स हो जाएंगे। मेरी बात सुनते ही सकबू भड़क उठा, बोला, अबे लाला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो ना, तुम गांधी हो ना मैं, न तुम्हारे बाप गांधी के बाप जैसे बाबा गांधी हैं न मेरे।
बताने पर इस उम्र में ऊपर लट भले ना चले, लेकिन जलालत से बच नहीं पाएंगे। और गांधी जी ने माफ़ी ज़रूर मांग ली थी, लेकिन बड़े होने पर जब ब्रिटेन और अफ्रीका गए तब भी वेश्याओं के पास अपने दोस्त के साथ गए। यह भी ध्यान रख कि मैं किसी भी अन्य के आदर्श पर चलने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसा आदमी पिछलग्गू के सिवा और कुछ नहीं बन पाता। ऐसी विकट सोच वाले मेरे मित्र सकबू और मेरी शादी कुछ दिनों के अंतर पर हुई। मेरी शादी पर वह बोला था, लाला तू जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई में तो बाजी मार ले गया। जब उसकी शादी होगी तो बोला, लाला प्रोडक्शन चालू करने में बाजी मैं मारूंगा। हम दोनों की खुराफात इस हद तक थी कि हमारी पत्नियां सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेती। बोलती, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? और हम दोनों का जवाब होता कि हम शर्म से परे वाले मर्द हैं। शादी में जो विशेष गिफ्ट उसने और फिर जवाब में हमने दिया था, या कहते हुए कि इसे सुहागरात की शेष पारी पत्नी के सामने खोलना, इसके लिए बाकायदा हम दोनों ने एक दूसरे से वादा करवाया था। उस बारे में बच्चों के बड़े होने के बाद भी जब कभी बात उठती तो साजिया सुगंधा दोनों ही कहती, आप लोगों की बेशर्मी तो आज के जवानों की भी नाक काटती है। सकबू ने शादी के 3 महीने बाद ही हाई कोर्ट में एक बड़ा पेचीदा मुकदमा जीत लिया। हम दोनों जब भी कोर्ट में कोई मुकदमा जीतते थे तो उस दिन होटल में दूसरे को डिनर जरूर देते। उस दिन भी यही हुआ। डिनर करके बाहर निकले, कार में बैठे। कार सकबू ने स्टार्ट की। बोला, लाला शादी के मामले में तो तुम मुझे पीछे छोड़ गए थे, लेकिन मैंने कहा था ना कि प्रोडक्शन के मामले में पिछाड़ दूंगा। साजिया प्रेग्नेंट हो गई है। खुशखबरी मैं सोच रहा था कि ना दूं। आते जाते साजिया का उभरा पेट देखकर तुम खुद मुझसे पूछो, लेकिन यार क्या बताऊं, तुमसे कुछ छिपा नहीं पाता। मैंने उसकी बात सुनकर उसे बधाई दी। फिर कहा, सकबू बड़ा अजीब संयोग है। यही मैं सोच रहा था कि जब तुम सुगंधा का चेंज बॉडी शेप देखोगे, पूछोगे, तब बताऊंगा, तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मेरी बात सुनते ही सकबू ने गाड़ी बंद कर दी। मुझे बाहों में भरते हुए बोला, क्या बे तू फिर आगे निकल गया? यार बड़ा छुपा रुस्तम है तू। फिर सकबू ने मुझे ढेर सारी बधाई देते हुए कहा, लाला कितने दिन आगे निकल गया है तू? मैंने कहा, सुगंधा की प्रेगनेंसी 2 महीने की हो गई है। अब तक गाड़ी को स्टार्ट कर आगे बढ़ाते हुए सकबू बोला, अगर प्रीमेच्योर बेबी हो जाए तभी मैं जीत सकता हूँ। इस पर मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या यार तुम भी बेमतलब की हार जीत के चक्कर में माँ बच्चे की जान जोखिम में डालने पर तुले हो? अपनी गलती का एहसास होती ही सकबू बोला, अरे यार मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा, मित्रवर मजाक की सीमा में सब कुछ नहीं आता। सही कह रहे हो लाला, ऐसे ही मित्रता में धोखेबाजी भी अच्छी नहीं। तुमने भी अच्छा नहीं किया। मैंने उसके साथ धोखा किया या सुनते ही मैं शक पका गया। क्षण भर चुप हो उसे देखने के बाद मैंने कहा, क्या सकबू मैं तुम्हें धोखा दूंगा? धोखा देना छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अनजाने में कुछ हुआ हो तो नहीं कह सकता, उसे धोखा भी नहीं कह सकते। बताओ तुम मन में क्या छिपाए बैठे हो? सकबू बड़ा गंभीर होकर बोला, लाला तुमको लगता है कि मैं मन में कुछ छिपा कर बैठ सकता हूँ? तुमने धोखा याद दिया कि मैंने जो गिफ्ट दिया था, यदि तुम उसका सम्मान करते तो प्रोडक्शन में मुझसे आगे कैसे निकलते? उसकी बात समझते ही मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा, सकबू तुम भी कमाल करते हो, कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हो। ऐसे तो तुमने भी धोखा दिया। तुम भी अगर मेरे गिफ्ट का सम्मान करते तो प्रोडक्शन इतनी जल्दी कहाँ शुरू होता। मैंने कम से कम 6 महीने के लिए सामान दिया था, तुमने जो दिया था उसका दुगना करके। मेरी बात पर सकबू बोला, लाला तू छोड़ता नहीं, मजाक में भी नहीं बख्शता। सकबू की जिंदा दिली उसके खिलवाड़ के किस्से इतने हैं, इस तरह के हैं कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं। एक बार लंच टाइम में कोर्ट के बाहर हम दोनों ने चाय पीकर सिगरेट जलाई और पीते हुए चैम्बर की ओर चल दिया। कभी पेन पॉकेट डायरी आदि बेचने वाला एक लड़का सामने आ गया। उसने हाथ में प्लास्टिक के रैपर में स्केच पेन का पूरा सेट लिया हुआ था, जिसमें 12 कलर थे। अमूमन हम लोग उससे काला, नीला, लाल डॉट पेन लेते थे। स्केच पेन हमारे मतलब का नहीं था। लेकिन सकबू ने सिगरेट का कस खींचते हुए अचानक ही उस लड़के से स्केच पेन का पूरा पैकेट खरीद लिया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या करेगा।
मगर उसके चेहरे पर मैंने शरारत की कुछ रेखाएं पढ़ ली थी। आखिर बचपन से देख रहा था उसे। लड़के के जाने के बाद मैंने उससे पूछा, ये स्केच पेन क्या करोगे? उसने रहस्य भरी मुस्कान के साथ एक कस फिर लिया, फिर बोला, लाला बॉडी पेंटिंग करूँगा। पेंटिंग के बारे में मुझे ना के बराबर जानकारी थी। कुरेदने पर सकबू बोला, किसी के शरीर पर पेंटिंग करूँगा। मैंने पूछा, किसकी? तो वह बोला, ये एक हसीन काम किसी हसीना के शरीर पर ही करूँगा। हसीना कहाँ से लाओगे? सकबू हंसते हुए बोला, लाना कहाँ है? घर पर ही है, साजिया हसीन नहीं है क्या? मैंने बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हारी सनक का भी जवाब नहीं। अरे पत्नी है, रखैल नहीं। वह बोला, लाला तुम भी कमाल करते हो, अकेले दुनिया भर का मजा लेते रहोगे। अरे बीवियों को भी मजा लेने का हक है। अगले 2 दिन छुट्टी पड़ गई। इस बीच मैंने एक केस के सिलसिले में रात में करीब 9-10 बजे के बीच फ़ोन किया। सकबू बड़े मजाकिया मूड में लग रहा था। बोला, यार लाला बहुत ज़रूरी काम में लगा हूँ, डिस्टर्ब ना करो। इतना कहते ही फ़ोन रख दिया। तब मोबाइल जैसी कोई चीज़ थी नहीं, लैंडलाइन ही सब कुछ था। मैंने फिर डायल किया। उसके बोलने पर कहा, 2 मिनट सुनो, ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे हो? फिर वह हटलाता हुआ बोला, लाला वकालत के पैसे का बोझ उतार रहा हूँ, तरोताज़ा बना रहा हूँ खुद को, अपने पेंटिंग हुनर को आजमा रहा हूँ, साजिया मदद कर रही, बीच में शैतान क्यों बना हुआ है? यह सुनते ही मैं समझ गया कि खुराफाती क्या कर रहा है। मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही फिर फ़ोन काट दिया और रिसीवर भी हटा दिया। उसकी हरकत पर मुझे बड़ी खीज हुई। 2 दिन बाद कोर्ट में मिलते ही मैंने मुद्दा उठाया तो पहले तो वह ठठा कर हंसा, फिर बोला, शाम को बताऊंगा। शाम को कोर्ट के बाद हम दोनों एक होटल में बैठे। वहाँ कोर्ट का एक मुलाजिम भी आने वाला था। कुछ सरकारी कागज़ की कॉपी लेनी थी उससे। इसके लिए एक बड़ी रकम उसे देनी थी। उसका कहना था कि रकम कई जगह बटेगी। हम दोनों उसका इंतज़ार करते हुए चाय पकौड़े का भी मज़ा ले रहे थे। इस महीने उम्मीद से कहीं ज़्यादा हम दोनों सफल हो रहे थे। तभी मैंने फिर पूछा, कौन सा काम कर रहे थे जो बात नहीं की छुट्टी में? पेंटिंग की बात उठाई तो उसने जो बताया उससे हंसी रुक ही नहीं रही थी। आश्चर्य अलग हो रहा था कि सकबू और इसकी बीवी वाकई कमाल के हैं। सकबू ने एकदम खुले शब्दों में बताया कि उस दिन सारे स्केच पेन साजिया के बदन पर खर्च कर दिए। शरीर के अंग अंग पर उसने पेंटिंग की थी, क्या क्या डिजाइन बनाई सब बताया। मैं दंग रह गया उसकी इस हरकत से और आश्चर्य में पड़ गया कि साजिया भी इसके चक्कर में पड़ गई। बाद के दिनों में मालूम हुआ कि सकबू ने उसे मजबूर कर दिया था। अब जब सुनता हूँ कि दुनिया में बॉडी पेंटिंग के बारे में तो मन ही मन कहता हूँ, मेरा सकबू तो 10 को पहले या करता रहा है, वह भी अपनी बीवी के बदन पर। आज लोग नया क्या कर रहे हैं? हमारी सकबू की दोस्ती पर निश्चित ही एक शानदार फिल्म बन सकती है जो सुपर हिट हो सकती है। एक बार कार लेने की बात आई। उस समय देश में कार के नाम पर केवल एम्बेसडर और फिएट ही आती थी। फिर वह दौर शुरू हुआ जब भारत में मारुति कार की शुरुआत हुई और इसके साथ ही भारत में कारों की दुनिया ही बदल गई। मारुति 800 बाजार में आई। हम दोनों मित्रों ने यह कार ली, मगर जो कलर सकबू को चाहिए था वो एंड टाइम पर नहीं आया। मैंने अपनी कार भी उस दिन नहीं ली। जब आया मनपसंद कलर तो हम दोनों ने एक साथ ली। हालांकि घर के लोगों ने उत्साह के चलते थोड़ा मुंह जरूर फुलाया था। इस बात का अंदाजा न जाने कैसे सकबू को हो गया। उसने हमसे कहा, लाला तुम्हारे चक्कर में हम गुनाह कर बैठे, इसके लिए तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कल जुम्मा है, नमाज के समय अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि मुझे इस गुनाह के लिए माफ़ करें और मेरे यार लाला को इस बात की तौफीक अता फरमाएं कि वह न कोई गुनाह करे और ना ही मुझसे करवाए। मैं परेशान हो गया कि कौन सा गुनाह हो गया मुझसे। बार बार पूछने पर भी नहीं बताया। चेहरा ऐसा गंभीर बनाए रहा कि मेरी परेशानी बढ़ती गई। अगले दिन घर पर आया, यह कहकर माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से आप लोगों की कार आने की खुशी मनाने का समय आगे खिसक गया। उसने यह कहकर पल भर को मुझे बड़ा भावुक बना दिया। असल में सकबू एक ऐसा व्यक्ति था जो ऊपरी तौर पर बड़ा लापरवाह मस्त मौला दिखता, लेकिन वह वास्तव में था एकदम उल्टा।
एक अध्ययनशील और हर विषय पर विश्लेषण करने वाला व्यक्ति था। किसी चीज़ को एकदम स्वीकार करने को तो वो कतई तैयार नहीं होता था। किसी बहस, यहाँ तक कि कोर्ट में विपक्षी वकील से बहस के दौरान भी कोई बात सामने आती तो वह उसकी तह तक पहुँचने के लिए मुकदमा समाप्त हो जाने के बाद भी लगा रहता। एक बार फुर्सत के क्षणों में ही मुझसे हल्की फुल्की बहस चल रही थी। मैंने कह दिया कि देखो, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। उसके पहले सारे मुसलमान, खासतौर से दक्षिण एशिया के वह सब हिंदू थे। बाद में जो मुसलमान बने उसमें नाम मात्र का प्रतिशत छोड़ दें तो बाकी सब तलवार के जोर पर बने। तू भी अपनी पूर्व की पुस्तकों का पता कर, हिंदू ना निकले तो कहना। वह मानने को तैयार ना हुआ, लेकिन तुरंत कोई जवाब उसके पास नहीं था तो भी वह बोला, लाला तेरी बात में दम है। ऐसी बात कहिए कि मुझे अब अपनी पुस्तकों के बारे में खोजबीन करनी ही पड़ेगी। आखिर पता तो चले कि हमारी जड़ है कहाँ। मैंने समझा कि सकबू ने ऐसे ही कह दिया है, लेकिन मैं गलत था। सकबू जी जान से ढूंढने लगा अपनी जड़। इसमें 6 साल का समय लगा दिया। मैं बार बार कहता, यार क्यों इस निरर्थक काम में पैसा समय बर्बाद कर रहे हो। इस चक्कर में वह कई बार देश के विभिन्न राज्यों के चक्कर लगा आया था। एक बार तो नोबेल प्राइज विनर राइटर V.S. नायपाल का नाम लेते हुए कहा कि जब वह अपनी जड़ें ढूंढने दूर देश से यहाँ आ सकते हैं तो मैं कम से कम अपने देश में ही ढूंढ रहा हूँ। सकबू की 6 साल की मेहनत रंग लाई। उसने खानदान का 6 पीढ़ी पहले तक का पूरा इतिहास ढूंढ लिया। इस सिजरे के हिसाब से उसकी 6वीं पीढ़ी आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली थी। उसका खानदान सामंती खानदान था। 6वीं पीढ़ी के मुखिया ठाकुर बलभद्र सिंह थे। उनसे छोटे 5 और भाई थे। बलभद्र सिंह वहीं एक राजा के यहाँ फौज में बड़े ओहदे पर थे। बाकी भाइयों के पास 2-2, 4-4 गांवों की जमींदारी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 की बगावत में राजा ने भी हिस्सा लिया। जब स्वतंत्रता सेनानियों की हार हुई तो अंग्रेजों ने ढूंढ कर उनका कत्लेआम शुरू किया। राजा और बलभद्र सिंह सहित परिवार के भी अधिकांश लोगों का अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। परिवार के कुछ सदस्य छोटे भाई वीरभद्र के साथ बस निकलने में कामयाब रहे। काफी समय तक वह किसी पर्वतीय क्षेत्र में छिपे रहे। वहीं पास में कटास राज शिव मंदिर है, जो ईसा से करीब 300 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कई बार वीरभद्र उस मंदिर में छिपकर अंग्रेजों से खुद को बचा पाए थे। इस पवित्र मंदिर के सरोवर का जल तब कई दिन उनके परिवार का जीवन बन गया था। कहते हैं यह सरोवर भगवान शिव के आंसू से बना है। माता सती के शरीर त्याग से भगवान शिव के आंखों से 2 बूंद आंसू टपके थे। एक बूंद यहाँ कटास राज में गिरी, दूसरी राजस्थान के पुष्कर में, जो तीर्थराज पुष्कर बना। सकबू ने बताया यही वीरभद्र सिंह बसते बसते परेशान हो गए तो वहां से किसी तरह निकलकर बंगाल पहुंच गए। इस बीच बीतते समय के साथ अंग्रेजों की खोजबीन कम हुई तो वहीं बंगाल में किसी छोटी सी स्टेट में नौकरी कर ली। अंग्रेजों की पिट्ठू उस स्टेट में वह अपने को छिपाए रखने में सफल रहे। समय बीतता रहा, हालात फिर बदले। परिवार यहाँ से फिर भागकर आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत पहुंच गया, फिर वहीं बस गया। मगर इस परिवार के लिए एक जगह रुकना जैसे अभिशाप बन गया था। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।